गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज टेंथ एक्सरसाइज है अपने पास व्रत। तो इसमें थोड़ा सा पार्ट इसका कट चुका है, लेकिन अपने इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि अपने को ये जो व्रत एक्सरसाइज है टेंथ क्लास में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, तो टेंथ अगर इसमें से अपने कुछ भी स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो अपने को टेंथ में वो दोबारा सीखना पड़ेगा। तो टेंथ में अपने को दोबारा इस पर मेहनत ना करनी पड़े या कम मेहनत करनी पड़े, इसलिए अपने ज़्यादातर काम यहीं पर सीख के चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज टेंथ व्रत। तो सबसे पहले व्रत। व्रत तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जैसे एक पहिया, घड़ी, ठीक है, और चाबी का गुच्छा, बटन, ये सब किस आकृति में होते हैं? व्रत की आकृति में होते हैं। कैसी आकृति में होते हैं? व्रत। ठीक है, व्रत बनाना भी आपको आता होगा। तो व्रत की रचना और व्रत में क्या क्या भाग होते हैं वो भी आपको पता होगा। जैसे मेरे को अगर 3 सेंटीमीटर का व्रत खींचना है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत खींचना है, तो मैं क्या करूँगा? 3 सेंटीमीटर की प्रकार को खोलूंगा, यहाँ से 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोलूंगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे और ऐसे इसका घुमा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका व्रत। तो जिस बिंदु पर अपने प्रकार की नोक को रखते हैं उसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। व्रत का केंद्र, जिस पर ये पॉइंट बिंदु रखा जाता है उसको बोला जाता है केंद्र। ठीक है, केंद्र। और इस ये जो लाइन है, ठीक है, ये एक हो गया व्रत। और इस व्रत को जैसे आयत का परिमाप होता है, तो व्रत की होती है परिधि। व्रत की क्या होती है? परिधि। ठीक है, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को अपने बोलते हैं त्रिज्या। केंद्र से व्रत की परिधि को मिलाने वाली रेखा को अपने बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या बोला जाता है। और अपने पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें सीखेंगे। तो अपने पास आया, एक चीज सीखी अपने, केंद्र, त्रिज्या, ठीक है, व्रत की परिधि, व्रत की परिधि। ठीक है, और उसके बाद आता है दक्षिणावर्त दिशा। दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणावर्त दिशा कौन सी होती है और वामावर्त दिशा कौन सी होती है? तो ये जो इधर बनाई है, घड़ी की जो सीधी दिशा होती है, घड़ी के चलने की दिशा, उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा। कौन सी? घड़ी के चलने की दिशा, घड़ी की सीधे चलने की दिशा को बोलते हैं दक्षिणावर्त, और घड़ी की उल्टी दिशा को बोलते हैं वामावर्त दिशा। घड़ी की दिशा में इसका तीर का निशान है, तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिणावर्त दिशा। और इसके उल्टा है, घड़ी के उल्टा है अगर, तो इसको बोलते हैं वामावर्त दिशा। क्लियर है इतनी बात? ये सारी चीजें पढ़ लेना। और अपने पास एक ही केंद्र पे अगर दो गोले बने हों, दो व्रत बने हों, ठीक है, जैसे ये एक व्रत है, ये एक व्रत है, ठीक है, इसी इसी केंद्र पर एक और व्रत बना है, इसी केंद्र पर एक और व्रत बना है, तो इसको बोलते हैं सकेंद्रीय व्रत। क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय व्रत, इनको बोला जाता है सकेंद्रीय व्रत। क्लियर है? सकेंद्रीय व्रत एक ही बिंदु पर बने दो व्रत, ठीक है, इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे छोटे वाले को अपने ज्यादातर ऐसे डिनोट करते हैं, छोटे वाले को छोटे आर से डिनोट कर देते हैं। जैसे ये इसकी त्रिज्या क्या है? छोटी है, तो इसको छोटे आर से, और जिसकी त्रिज्या बड़ी होती है उसको बड़े आर से डिनोट करते हैं। ये आर और ये छोटा आर। ठीक है, तो ये हो गए एक ही केंद्र पर बने दो व्रत, क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय व्रत। उसके बाद है चाप। चाप क्या होता है? जैसे अपने व्रत के केंद्र से ये नापा गोला बनाया, ठीक है, और इस बिंदु से मान लो मैंने ये एक चाप काट दी, इसको बोलते हैं चाप। ठीक है, चाप काटना, तो कहीं भी कैसे भी अपने चाप काट सकते हैं, इसको बोलते हैं व्रत चाप। क्या बोला जाता है? व्रत चाप या व्रत का चाप। और
जैसे अपने पास ये वृत्त है, ठीक है, इसमें जो यहाँ से यहाँ तक अगर एक चाप लगा है, ठीक है, तो ये जो चाप है, ठीक है, इसको बोलते हैं लघु चाप। क्या बोलते हैं? लघु चाप। और एक ये बड़ा वाला चाप है, इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो ए बी, ये आ गया सी, और ये लिखा है डी, ठीक है। तो जो ये चाप को ऐसे लिखा जाता है ए सी बी, ए सी बी, ठीक है, और उसके ऊपर आता है चाप का निशान, ऐसे गोल निशान आता है। ये होता है, ये जो शो करता है चाप को, किसको शो करता है? चाप को। तो ए सी बी अपने पास क्या है? एक लघु चाप है। और वहीं पर ए डी बी, ये भी एक चाप है, ये अपने पास क्या है? दीर्घ चाप। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद अपने पास आता है वृत्त का व्यास। क्या आता है? वृत्त का व्यास, ठीक है। तो वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा जो उसके केंद्र से होके जाती है, उसको व्यास बोलते हैं। वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा जो उसके केंद्र से होकर जाती है, उसको व्यास बोलते हैं। और जो वृत्त की केंद्र से नहीं होकर जाती, उसको बोलते हैं जीवा। क्या बोला जाता है? जीवा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि को मिलाने वाली कोई भी रेखा, उसको बोलते हैं अपने जीवा। जैसे एक वृत्त है, ठीक है, जैसे ये इसी में देखो, ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसको अगर मैं ऐसे मिला दूं, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा जीवा। क्या बोला जाएगा? जीवा। और एक बात ध्यान से सुनो, वृत्त की, किसी भी वृत्त की, ठीक है, सबसे बड़ी जीवा, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। व्यास से बड़ी जीवा अपने नहीं खींच सकते। तो अपने से पूछा जाए क्या व्यास एक जीवा है? तो हाँ, व्यास एक जीवा है, ठीक है। और क्या प्रत्येक जीवा व्यास है? तो प्रत्येक जीवा व्यास नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये केंद्र से होकर नहीं जा रही, ठीक है, अतः यह व्यास नहीं है। और अपने से पूछा जाए क्या ये व्यास एक जीवा है? तो जीवा क्या होती है? जो इसकी परिधि को दो बिंदुओं से मिलाए, किस वृत्त की परिधि को किसी दो बिंदुओं पर टच करती है या मिलाती है, उसको अपने बोलते हैं जीवा, ठीक है। तो ये दो बिंदुओं पर इसको मिला रही है, अतः यह एक जीवा है। तो व्यास एक जीवा है, ठीक है, व्यास एक जीवा है। और क्या हरेक जीवा व्यास, क्या हरेक जीवा व्यास है? तो नहीं, हरेक जीवा व्यास नहीं है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त एक वृत्त है, ठीक है, उसको दो भागों में बांट दो, ये हो गया अर्धवृत्त। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने वृत्त बनाया, ठीक है, ये आधा है, तो इसको बोलेंगे अर्धवृत्त, ठीक है। इसको इससे मिलाएंगे तो ये अर्धवृत्त बनेगा, इसको इससे ये, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक अर्धवृत्त। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद है वृत्त। देखो ये वृत्त, ठीक है, वृत्त के छोटे भाग को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। वृत्त को जब जीवा एक काटती है, ठीक है, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। और बड़े भाग को बोला जाता है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ऐसे ही एक चीज हो जाती है, जब इसके केंद्र, जब इसको दो त्रिज्याओं से मिलाया जाता है, ठीक है, दो त्रिज्याएं बनाई जाती हैं, तो एक बनता है दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बनता है? एक दीर्घ त्रिज्याखंड, और दूसरा बनता है लघु त्रिज्याखंड। इन दोनों में फर्क है, देखो, एक तो है दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, और ये है दीर्घ त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। इसको अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है? उसके बाद अपना जो लास्ट टॉपिक आता है वो है चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जब किसी वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनाया जाता है, और वो उसकी चतुर्भुज की चारों भुजाएं अगर वृत्त को टच करती हैं, चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को टच करती हैं किसी ना किसी पॉइंट पर, तो वो कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है वो। क्लियर है?
तो चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा बता देता हूं आपको। किसी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित हों। अगर चारों शीर्ष बिंदु, ये शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपने? चक्रीय चतुर्भुज। इसी के साथ इसका बेसिक कंप्लीट है। तो अपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले अपने सीखा वृत्त, वृत्त क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सीखा वृत्त के बाद उसका केंद्र, वृत्त के बाद सीखा उसका केंद्र, ठीक है, केंद्र। उसके बाद त्रिज्या, केंद्र के बाद त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद सीखा आपने वृत्त का चाप, वृत्त का चाप, इसको बोलते हैं लघु चाप, इसको बोलते हैं दीर्घ चाप, ठीक है। और चाप को ऐसे शो किया जाता है। और उसके बाद देखा आपने दक्षिणावर्त दिशा। तो दक्षिणावर्त दिशा, घड़ी की सीधी दिशा को दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा को वामावर्त दिशा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने सीखा सकेंद्रीय वृत्त। क्या सीखा? सकेंद्रीय वृत्त। एक ही केंद्र पर स्थित दो वृत्त को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या अलग अलग होती है। उसके बाद अपनों ने सीखा जीवा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि को किसी दो बिंदुओं पर टच करने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं, ठीक है। या वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा बोला जाता है। और जो व्यास होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ठीक है। तो व्यास एक जीवा है। और क्या सभी जीवाएं व्यास हैं? तो सभी जीवाएं व्यास नहीं है। उसके बाद सीखा आपने अर्धवृत्त, ठीक है। और उसके बाद अपनों ने सीखा दीर्घवृत्त और लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो बड़े वृत्त के भाग को अपने दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ऐसे ही अपनों ने उसके बाद सीखा दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड। तो इन दोनों में फर्क करना जरूरी है, दीर्घ वृत्तखंड में और दीर्घ त्रिज्याखंड में। त्रिज्याखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसी के साथ अपना जो बेसिक है इस एक्सरसाइज का कंप्लीट है। कल अपने करेंगे इसके बारे में आगे, इसकी प्रमेय, ठीक है, थ्योरम्स करेंगे। इसकी थ्योरम्स बहुत है, इसमें 12 या 13 थ्योरम्स हैं, वो सारी करेंगे अपने। वैसे तो कुछ थ्योरम्स कट चुकी हैं, लेकिन दोबारा बता देता हूँ, 10th क्लास में अपनी बहुत काम आएगी इसकी थ्योरम्स, इसलिए अपनी सारी थ्योरम्स करेंगे और एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है।